2901st episode of India's most happening Facebook live शो का नाम है राज की बात, रायपुर डिज़ाइन अवार्ड के साथ एक कोशिश जहां पर हम रायपुर के जाने माने आर्किटेक्ट्स, इंटीरियर डिज़ाइनर्स का इंटरव्यू कर रहे हैं, उनका जीवन, उनका काम, उनके चैलेंजेस, उनके सक्सेसेस, उनके पर्सपेक्टिव को आप तक पहुंचाने की कोशिश हो रही है ऑन राज की बात रायपुर डिज़ाइन अवार्ड के साथ। आई रियली वांट टू थैंक आईपी वास्तु बाय इंडियाज मोस्ट पॉपुलर वास्तु स्पेशलिस्ट आर्किटेक्ट माला द्विवेदी presenting Raj Ki Baat Raipur Design Award के साथ in association with one of the best facade brands in India called A Structures, presenting Raj Ki Baat, supporting the show. And also want to thank Mega Power Solar Energies Private Limited. Can't forget to thank our season partner, which is Spacewood Modern Living Raipur. मेरे आज के जो मेहमान हैं वो पिछले 10-11 वर्षों से आर्किटेक्चर और इंटीरियर डिज़ाइनिंग के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं. ही इज़ वेरी वेरी यंग, ही इज़ वेरी वेरी पॉपुलर, ही हैज़ वन ऑफ द मोस्ट इनोसेंट फेसेस, बट देन ही हैज़ अ ग्रेट स्माइल एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ही इज़ वेरी हैप्पी एट हार्ट जब कोई ये कहे कि शुभांकर सर आपका काम शानदार है ना. चलिए स्वागत करते हैं हमारे आज के रायपुर डिजाइन अवार्डी. प्लीज वेलकम आर्किटेक्ट शुभांकर ताम्रकर सर. नमस्कार. नमस्कार सर, स्वागत आपका राज की बात में. कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, शानदार. सर, ये शानदार शब्द आपके साथ चिपका हुआ है ना? बिल्कुल बिल्कुल. तो शुभांकर सर, जब मैं ये हर किसी से जानने की कोशिश करता हूँ कि उनकी कहानी क्या है, वो कब उन्होंने ऐसा सोचा कि आर्किटेक्चर पढ़ना चाहिए. क्या वो उस परिवार से आते हैं जहाँ पे ताम्रकर परिवार में कुछ ऐसा कोई लेगेसी है कि आप एक ऐसे फैमिली से जहाँ पर आर्किटेक्चर, कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग, ये चीज़ें आती हैं? ये एक्चुअली मेरे फादर सिविल इंजीनियर हैं. काफ़ी टाइम से मतलब मैं उनको देखता था, वो प्रैक्टिस करते थे एज अ सिविल इंजीनियर और एज अ डिज़ाइनर इस फील्ड में. लेकिन इसके स्टार्ट हुई 2000 आई थिंक 8 में, जब मेरे फादर ने आर्किटेक्चर कोर्स ज्वाइन किया. जी. सिविल इंजीनियर होने के बाद भी उन्होंने आर्किटेक्चर का ग्रेजुएशन कोर्स ज्वाइन किया 2008 में. तब मैं क्लास 11th में था. तो उनके फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और के ड्यूरेशन में मैंने देखा कि ये कोर्स तो बड़ा अच्छा है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, डिज़ाइन ओरिएंटेड है और थोड़ा डिफरेंट है. हम लोग उस टाइम से आते हैं जब इंजीनियरिंग बहुत ज़्यादा, सभी लोग इंजीनियरिंग कर रहे थे जी. तो उस समय मुझे कुछ ये डिफरेंट फील्ड लगा और इंटरेस्टिंग लगा. तो मैं फिर अपने मेरे फादर जब 3rd ईयर में थे तो मैं 1st ईयर में एडमिशन लिया NIT रायपुर में. और लकीली मेरा रायपुर एडमिशन हो गया, इंस्टीट्यूट में एडमिशन हो गया. तो मैंने यहाँ से फिर अपना ग्रेजुएशन किया. 2015 में मैं पास आउट हुआ हूँ. तब से फिर मैं लगातार यहाँ प्रैक्टिस कर रहा हूँ रायपुर और छत्तीसगढ़ में. सर, एक बात जो मैं आपसे ज़रूर जानना चाहूँगा वो ये है कि सर, बहुत सारे आर्किटेक्ट्स, इंटीरियर डिज़ाइनर्स के साथ मैंने इंटरव्यूज़ किए हैं जहाँ पर उन्होंने इस बात का उल्लेख किया कि जो उन्होंने पढ़ाई की और फिर जब वो प्रैक्टिकल करने के लिए पहुँचे, वो भले ही इंटर्नशिप पीरियड में क्यों ना हो, पर जब एक प्रैक्टिकल वर्ल्ड के सामने उनका एक्सपोजर हुआ तब बहुत सारे शॉक लगे. सर, क्या आपके साथ भी ऐसा ही था? बिल्कुल. ये तो हर एक प्रोफेशनल के जर्नी का एक बहुत बड़ा पार्ट है और बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है मुझे लगता है. क्योंकि हमें कॉलेजेस में ये सिखाया जाता है कि कैसे हमें डिज़ाइन करना है, क्या सोचना है, किस तरीके से डिज़ाइन डेवलप करना है. लेकिन कोई ये नहीं सिखाता जो उसमें जो फंड्स का एलोकेशन कैसे करना है, क्लाइंट जो उसमें पैसा लगाने वाला है
डेवलप करने वाला, जिसके लिए हम प्रॉपर्टी डिज़ाइन कर रहे हैं, उसका बजट कैसा है जी। क्योंकि बजट बहुत बड़ा फैक्टर है इंफ्रास्ट्रक्चर फील्ड में। किसी भी डिज़ाइन करने के लिए जो भी अपन स्पेस या प्रॉपर्टी या अर्बन स्पेस है, तो उसमें बजट बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो हमें बजट को कैसे एलोकेट करते हुए, बजट को साथ में लेते हुए कैसे अपने डिज़ाइन को डेवलप करना है, ये चीज़ तो हमें प्रोफेशनल लाइफ में ही सीखने को मिलता है। कॉलेजेस में बजट को बिल्कुल साइड में रखा जाता है। सर, क्या आपको ऐसा लगता है कि अपार्ट फ्रॉम जैसे मैंने इंटीरियर डिज़ाइनर तेजिंदर जीत सिंह के सर के साथ भी इंटरव्यू किया, उस इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि साइकोलॉजी भी एक सब्जेक्ट होना चाहिए जो यंग आर्किटेक्ट्स, इंटीरियर डिज़ाइनर्स को सिखाना चाहिए, बिकॉज कई बार वो काम तो उनको आता है, लेकिन साइकोलॉजी समझना, एक क्लाइंट की साइकोलॉजी समझना, पेमेंट्स की साइकोलॉजी समझना, ये बहुत ज़रूरी है। ये क्रिएटिव साइकोलॉजी भी समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये सब्जेक्ट होना चाहिए। क्या आप इस बात पे अग्री करते हैं? बिल्कुल होना चाहिए साइकोलॉजी। ओवरऑल हम लोग एक्सपीरियंस में यही समझते हैं कि सामने वाले की साइकोलॉजी क्या है, वो चाहते क्या है हमसे, वो कितना चाहते हैं, वो जो है कोई डिफाइन नहीं करता, लेकिन इसे हमें अपने एक्सपीरियंस से और समझ लीजिए कि एक्सपीरियंस ही है जिससे हमें पता चलता है कि साइकोलॉजी क्या है, सामने वाले की रिक्वायरमेंट क्या है, एक्चुअल नीड क्या है। तो ये तो एज अ सब्जेक्ट अगर होता है तो बच्चे जो हैं 3-4 साल पहले इस चीज़ को समझने लग सकते हैं। तो बिल्कुल ये ऐड किया जा सकता है आर्किटेक्चरल और इंटीरियर डिजाइनिंग एजुकेशन में। सर, जब आप एक सिविल इंजीनियर के बेटे हैं, एक सिविल इंजीनियर का बेटा जब आर्किटेक्ट बनता है तो उसको फादर साहब की तरफ से क्या बेनिफिट्स मिलते हैं? सबसे आर्किटेक्ट का सबसे जो वीक पॉइंट रहता है वो किसी भी स्ट्रक्चर डिजाइन को लेके रहता है जी। उसमें वो और बहुत बड़े विवाद होते हैं, आर्किटेक्ट और स्ट्रक्चरल इंजीनियर में सबसे ज्यादा विवाद होते हैं। बहुत विवाद होते हैं, बहुत इसमें आसमंजस बैठाना बहुत मुश्किल काम है, खासकर शुरुआती दिनों में प्रोफेशन के। बिल्कुल। तो एज अ मतलब फादर उन्होंने मुझे बहुत इसमें इस परेशानी से मुझे काफ़ी बार बहुत ईजिली निकाल लिया और मैं बच निकला इन सब परिस्थितियों से। तो ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात थी और मेरे लिए ब्लेसिंग था कि मेरे फादर सिविल इंजीनियर थे। सर, पहला प्रोजेक्ट जो इंडिपेंडेंटली आर्किटेक्ट शुभांकर सर ने लिया वो क्या था, इफ यू रिमेम्बर? पहला प्रोजेक्ट इंडिविजुअली फ्रॉम द स्क्रैच जो था, एक्चुअली वो कोई बिल्डिंग नहीं था। वो एक श्री श्री रविशंकर जी महाराज का एक टूर था बीजापुर में। अच्छा। 2017 में जी। तो उसमें उनका एक पूरा प्रोग्राम था 2 days का, जिसमें उनका पूरा एक स्टेज डिज़ाइन करना था, उनके लिए एक गेस्ट हाउस टेम्पररी डिज़ाइन करना था, उनके लिए एक एग्जीबिशन डिज़ाइन करना था। तो ये और वो बहुत ही अलग और चैलेंजिंग था और बहुत ही कम टाइम था उसमें। नियरली 10 और 12 days का टाइम था जिसमें ये सब डिज़ाइन करके एग्जीक्यूट करना था जी। और ऐसा कोई मैंने कभी कोई डिज़ाइन प्रॉब्लम कॉलेज में या इंटर्नशिप में ऐसा किया भी नहीं था। तो मेरे लिए ऑल टुगेदर एकदम डिफरेंट काम था, और लेकिन ये मेरा पहला काम था। तो ये बहुत सपोर्टिंग था। इसमें मुझे जो हमारे यहाँ के जो आर्ट ऑफ लिविंग के हेड थे जी, उनकी तरफ से मुझे फुल फ्रीडम था कि मैं क्या दिखाना चाह रहा हूँ, एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं हम श्री श्री रविशंकर जी को, हम क्या दिखाना चाह रहे हैं अपने उनके बीजापुर प्रवास पर जी। तो उसमें मुझे जो मेरा इंटरेस्ट का टॉपिक था कि मेरे जो प्रैक्टिसिंग स्टाइल है, जनरली मैं प्रेफर करता हूँ कि लोकल मटेरियल्स, लोकल एलिमेंट्स को मैं इनकॉर्पोरेट करूँ अपने प्रोजेक्ट्स में। और उसमें मेरे पास ऑप्शन ही नहीं था बाहर से मटेरियल लाने का। तो ये मेरे लिए एक मेरे टेस्ट का अपॉर्चुनिटी था, एज वेल एज एक बहुत बड़ा
चैलेंज भी था मेरे सामने कि इसको फील्ड में कैसे इम्प्लीमेंट करना है। खाली कॉलेजेस में अपन उसको डिज़ाइन प्रॉब्लम करके सॉल्व करके वो अलग चीज़ें हैं, और फील्ड में कैसे उसको इम्प्लीमेंट करना है ये बहुत ही चैलेंजिंग टास्क था। और होप बाय गॉड ग्रेस वो बहुत ही सक्सेसफुल रहा। उन्होंने मुझे इसके लिए सराहा भी, शेषी जी ने। आज भी मैंने उसे फ्रेम करके रखा हुआ है अपने ऑफिस में। और फीस मिली? फीस नहीं था इसमें कुछ भी फीस तो ऐसा कुछ उसमें था नहीं, बस एक आशीर्वाद था, वही फीस था बहुत बड़ा जी। तो वहां से मेरा जो है जर्नी शुरू हुई है। बिल्कुल सर, अब इट्स बीन गुड 10 years, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आपने किए, हर प्रोजेक्ट के लिए आपको बहुत तारीफ मिली, बहुत सारा सराहना मिली है, पर कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं जो दिल के बहुत ज़्यादा करीब होते हैं। भले ही सर आर्किटेक्ट्स ये बात कहते हैं कि हर प्रोजेक्ट हमारे दिल के करीब होता है, लेकिन सर कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स होंगे जिनके सामने से आप आज भी गुजरते होंगे तो एक बार पलट कर तो ज़रूर देखते होंगे, है ना? जी कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं? जी बिल्कुल है। और वो एक्चुअली मतलब एक फार्म हाउस था 2017 के अराउंड ही मैंने उसे डिज़ाइन किया था। और हम मैगजीन में जैसे कॉलेज टाइम में और कॉलेज से पास आउट होने के बाद भी इनसाइड आउटसाइड A+D और ये सब में जैसे हम देखते आते हैं, तो कहीं ना कहीं वो इम्प्रेशन हमारे माइंड में ज़रूर रहता है कि हम भी एक ऐसा स्पेस डिज़ाइन करें। तो एक 12,000 स्क्वायर फुट प्लॉट मैंने डिमार्केट किया था और 2700 स्क्वायर फीट में जी कंस्ट्रक्ट किया था एक हाउस एक फार्मर के लिए, जो कि बहुत ही उसमें हमने लोकल जो उनके लाइफस्टाइल है जी, एक किसान का लाइफस्टाइल कैसा होता है, उसकी दिनचर्या कैसी होती है, उसके नीड्स क्या होते हैं जी, उसको ध्यान में रखते हुए हमने पूरा उनका एक एरिया इनसाइड और आउटसाइड मिक्स करके बहुत ही अच्छा हमने ब्लेंड करके उसे डिज़ाइन किया था। आज भी मैं जब वहाँ पे जाता हूँ या उसके आसपास से गुजरता हूँ तो मैं बिल्कुल वहाँ अंदर घुस ही जाता हूँ क्लाइंट के यहाँ, क्योंकि मुझे वहाँ पे जाके, और वो मेरा फर्स्ट उस टाइप का प्रोजेक्ट था और ड्रीम प्रोजेक्ट था जो हर एक आर्किटेक्ट चाहता है कि उस टाइप का एक बंगलो एक रेसिडेंस डिज़ाइन करे। तो वो मेरा वन ऑफ द फर्स्ट और वन ऑफ द वेरी क्लोज टू हार्ट प्रोजेक्ट है मेरा। आज भी मैं कभी भी जाता हूँ तो मैं बिल्कुल वहाँ अंदर जाता हूँ और एक बार देखता हूँ कि कैसी सिचुएशन में है वो बिल्डिंग। एक चीज और पूछूंगा, क्योंकि आपने बोला कि मैं जाके देखता हूँ, कभी ऐसा हुआ है कि आप कोई प्रोजेक्ट आपने बनाया और उसके बाद फिर आप कुछ समय बाद, कुछ महीने साल बाद आप गए और आपने फिर जो ओनर है उनको डांट लगाई या मनी मन सोचा कि मैंने क्या बनाया था और सालों क्या कर दिया तुमने प्रोजेक्ट का? ऐसे भी होता है सबके लाइफ में होता है, क्योंकि हर प्रोजेक्ट हम क्या सोचते हैं, कई बार वो एक्सपीरियंस है कि शायद हमने वैसा आउटपुट नहीं दे पाए जो उनको चाहिए था। बिल्कुल, शायद हमने थोड़ा ज्यादा एक्सपेंसिव कर दिया, ज्यादा लग्जरियस कर दिया या ज्यादा ऐसा बना दिया जो उनको नहीं मेंटेन करते बना। तो वो उसके बाद में फिर वो उनके हिसाब से हो जाता है प्रोजेक्ट, उसमें हमारा कोई रोल नहीं होता। उसके ये होता है ना सर, जैसे किसी के यहाँ हम बहुत महंगा डाइनिंग टेबल बना तो देते हैं, बाद में एक दिन पता चलता है वो तो नीचे बैठ के खाना खाते हैं। जी जी, तो ये होता है सर। होता है। और लेकिन सर क्लाइंट उस समय भी मना नहीं करता जब आप डाइनिंग टेबल महंगा खरीद रहे हैं या बना रहे हैं, बिकॉज वो चाहता है कि डाइनिंग टेबल रहे, लेकिन उसका ये भी प्रेफरेंस है कि वो जमीन पे बैठ के खाएगा। बिल्कुल, ये बहुत ही ये फैक्ट है। और हमें इसलिए जो एक्सपीरियंस की बात होती है और जो साइकोलॉजी की जो ऐड करने की हम बात कर रहे थे, बिल्कुल, उससे हमें यही चीज समझने को मिलेगा कि सामने वाले की या क्लाइंट की नीड क्या है। तो उससे ये सब मिस्टेक्स एज अ प्रोफेशनल हम करने से बच सकते हैं। सर, जब हम प्रोजेक्ट्स की अगर हम बात करें, सर आपने बहुत सारे रेसिडेंशियल, कमर्शियल, फार्म हाउसेस ये सब किए हैं, किस किस्म के वर्टिकल में काम करने में ज़्यादा मज़ा आता है आपको, और किस किस्म के वर्टिकल में आप काम करना चाहते हैं? यू वांट टू वर्क in that particular field or particular category of designing?
मैं एक्चुअली थोड़ा सा जो मॉडर्न, जो हमारी जनरेशन है, मॉडर्न मिनिमलिज्म का जो अभी जो दौर चल रहा है, जी इसके साथ मैं थोड़ा ट्रेडिशनल मिक्स, जैसे कि कुछ एंटीक्स या कुछ एलिमेंट्स हम ऐड कर सके, जी इस वे में मैं काम करना पसंद करता हूँ। और कोशिश करता हूँ कि वो एक पर्सनल टच, जो भी क्लाइंट है उनका एक पर्सनल टच उस एंटीक फीचर के साथ, या तो वो उनके एंटीक कुछ पिलर्स हो सकते हैं, एंसेस्ट्रियल फर्नीचर्स हो सकते हैं, या कुछ भी, तो उस एलिमेंट को मैं मॉडर्न उनके स्पेस में एक जगह प्रोवाइड करके, ताकि वो उससे जुड़े रहें, क्योंकि हर किसी का एक हिस्ट्री या एक बैकग्राउंड होता है, वो उसे भूले ना, ये वो भी चाहते हैं और हमें भी इसका रेस्पेक्ट करना चाहिए। तो सर मेरा जब घर बन रहा था तो जिनसे मैं अपने घर के वार्डरोब्स और ये सब चीज़ों के काम करवा रहा था, तो मुझे आज भी याद है मेरी वाइफ बार बार एक ही चीज़ बोल रही थी कि मुझे बहुत सारा स्पेस चाहिए, मुझे बहुत सारा स्पेस चाहिए जहाँ पर मैं सामान रख सकूँ, मुझे सामान रखने की जगह चाहिए, मुझे सामान रखने का स्पेस चाहिए। तो सर आई एम श्योर आपके साथ भी ऐसा होता होगा कि कि कोई महिला क्लाइंट है जो कह रही है सर हमको ये चाहिए, हमको जगह चाहिए, हमको स्पेस चाहिए, तो क्या आपके मन में किस किस्म की भावनाएं चलती है इनिशियली? अभी तो आई एम श्योर यू आर यूज्ड टू इट, इनिशियली क्या चलता था मन में? इनिशियली तो ऐसा होता है कि बहुत क्या लाशें जमा करनी है तुमको, क्या करना है? अभी इनिशियली तो ऐसा होता था कि हम बता भी नहीं सकते और एक्सप्रेस भी नहीं कर सकते थे अपने थॉट्स, लेकिन ये एक बहुत ही कॉमन और बहुत ही प्रेजेंट डे प्रॉब्लम है हर डिजाइनर के साथ और हर ओनर के साथ भी, कि वो किसे रखे, कितना रखे, कैसे उसको फिगर आउट करे स्पेसेस को, क्योंकि आज स्पेसेस के जो रेट्स हैं आप सब स्काई रॉकेटिंग है जी, तो हमें उसके मैनेज करने के लिए जो है प्रॉपर उतना ही स्पेस दिया जा सकता है कि वो नीट एंड क्लीन भी रहे, मैनेजेबल भी रहे। हमें उसके लिए ये सोचना चाहिए, क्लाइंट को भी हम समझाते हैं कई बार कि भाई जिससे आप 2 या 3 साल हो गए आपने कभी निकाल के देखा नहीं, पकड़ा नहीं, कभी यूज नहीं किया, तो उसे आप हटाइए, आप अपने वार्डरोब से हटाइए, आप अपने स्टोरेज से हटाइए जी, नहीं तो और नए आइटम्स आप ऐड करते जा रहे हैं लेकिन पुराने आप निकाल नहीं रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे में तो आपको कितना भी बड़ा घर दिया जाए, कितना भी बड़ा स्टोर रूम दिया जाए, वो कम ही है। सर एक चीज़ और आपके बारे में जो मुझे पता चली वो ये कि आप बहुत सारी ऐसी घर की चीज़ें होती हैं जिन्हें फेंकने में बिलीव नहीं करते, उसको ही एक नए रंग में, एक नए रूप में आप उसको प्रेजेंट करने की, वो भी कहीं ना कहीं एक कोशिश आपकी रहती है कि जो पुरानी यादें हैं वो फैमिलीज़ के लिए उसको वो संजो के रखें। ये कितना सच है? जी बहुत 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 अच्छा स्टडी किया है आपने मेरे बारे में जी, क्योंकि मेरा स्टाइल ही वही है डिज़ाइनिंग का कि मैं जो एग्जिस्टिंग जो यूज़ कर रहे हैं ऑब्जेक्ट्स या कोई भी चीज़, उसको मैं रीयूज़ या इम्प्रोवाइज करके मॉडर्न स्पेस में उसे प्लेस देने की कोशिश करता हूँ, ताकि उनको ये ना लगे कि हम कहाँ आ गए, किसी होटल में तो नहीं आ गए, किसी नए स्पेस में तो नहीं आ गए। जब अगर आपके ऑब्जेक्ट्स, आपको पुराने ऑब्जेक्ट्स अगर मिलेंगे तो आप बहुत जल्दी कनेक्ट कर पाएंगे और आप ऐसा लगेगा कि ये तो 30 साल से मैं इसी ऑब्जेक्ट को, यही मेरा स्पेस है, तो आप बहुत जल्दी कनेक्ट फील करते हैं उस स्पेस के साथ। तो इसलिए ये मेरा प्रयास रहता है और साथ में हमें अपने ट्रेडिशन को भूलना भी नहीं चाहिए, चाहे वो ऑब्जेक्ट के वे में हो, चाहे वो हमारे रिचुअल्स के वे में हो, मेरा ये मानना है। तो इसलिए मैं इस चीज़ को कैरी फॉरवर्ड करते हुए अपने डिज़ाइन में ऐड करता हूँ। एक और बात जो आपके बारे में मुझे पता चली है वो है वेंडर्स के माध्यम से, कि शुभांकर सर से एक बार मिलना, 2 बार मिलना बहुत काफ़ी है, क्योंकि वो कहते हैं कि जब मुझे आपकी ज़रूरत पड़ेगी आपको कॉल अपने आप आ जाएगा, और ऐसा होता भी है, कॉल अपने आप चले जाते हैं और लोगों को काम मिल जाते हैं, लोगों को हर बार आपके दरवाजे को खटखटाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये सुनकर कितना अच्छा लगता है आपको? नहीं, ये तो बहुत ही अच्छा फीलिंग है अगर वेंडर्स हमारे बारे में ये थॉट रखते हैं और ये स्प्रेड करते हैं। पर ये सच है कि नहीं है? ये बिल्कुल सच है।
मैं खुद भी एक मतलब मेरे व्यापारी वर्ग से आता हूँ, जी, तो जी। मुझे मालूम है कि क्या डिफिकल्टी है जी, व्यापारियों जी। को या वेंडर्स को। जी। तो मैं किसी को परेशान नहीं करना चाहता, मैं ये नहीं चाहता कि कोई बार बार मेरे पास आए और वो परेशान हो। किसी ने अपना प्रोडक्ट दिखाया, डिस्प्ले किया, अपने आइडियाज शेयर किए, मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ। और मैं बिल्कुल, अगर वो हमें सपोर्ट करने चाहते हैं तो हम भी उनको वापस में सपोर्ट करने के लिए बहुत प्रयास करते हैं। सर एक और बात जो मैंने सुना है कि आप कॉफ़ी पीते पीते और अच्छी बातें करते हैं, तो आप प्लीज़ कॉफ़ी लीजिए, आपकी कॉफ़ी आपका इंतज़ार कर रही है बहुत देर से। सर एक और बात जो कहीं ना कहीं मैं जानना चाहूँगा आपसे कि आपका खुद का क्या बिलीफ है इस बात पे कि वक्त के साथ बहुत सारे, ये जो आपने मिनिमलिज्म की बात की, तो यहाँ पर सर दो किस्म के वर्ग हो गए। एक जो चाहते हैं कि एक मिनिमलिस्टिक लेवल पर घर बने, और एक तरफ ओवर लग्जूरियस की रिक्वायरमेंट और एक्सपेक्टेशन है। सर आर्किटेक्ट शुभांकर ताम्रकर, तो सर आपको कहाँ फिट, आपको ऐसा लगता है कि मैं यहाँ परफेक्ट फिट बैठता हूँ, मिनिमलिस्टिक आर्किटेक्चर इंटीरियर्स में या फिर लग्जूरी में? मैं मिनिमलिज्म की तरफ ही जाता हूँ, लेकिन उसमें थोड़ा सा ट्रेडिशनल टच ऐड करते हुए मिनिमलिज्म की ओर मैं जाता हूँ। क्योंकि ट्रेडिशनल इसलिए कि हमें उसे भूलना नहीं है, उसे छोड़ना नहीं है, और हमारी वो पहचान है। और मिनिमलिज्म आज का ट्रेंड है, और एक हिसाब से सही भी है। ज़्यादा कार्विंग, ज़्यादा एक्सपेंसिव और ये सब मेंटेन करने में और वो सब करने में भी बहुत उसमें कॉस्टिंग है। तो मैं चाहता हूँ कि कॉस्ट इफेक्टिव, हमें खाली मेंटेन ही नहीं करना है, अपना लाइफ भी तो जीना है, अपना टाइम भी तो बहुत कीमती है ना। बिल्कुल। तो ये मेरा थॉट है कि मिनिमलिज्म में ही जाना चाहिए, और उसमें ट्रेडिशनल टच में ऐड करता हूँ, ये मेरा स्टाइल है। सर जब पेमेंट्स आते हैं तो पेमेंट्स की भी एक स्ट्रक्चर होते हैं, है ना। कहते हैं कि 80% तक सब बढ़िया होता है, आर्किटेक्ट बढ़िया होता है ना, काम बढ़िया होता है, क्लाइंट बढ़िया होता है, और जब 80% पेमेंट हो जाता है, आखिरी 20% जो है उसके लिए वाद विवाद, है ना, नौटंकियाँ, है ना, मिस कॉल्स, ये सब होता है। ये होता है, बिल्कुल होता है। लेकिन ये आप पे भी, मतलब एज अ डिज़ाइनर हमारे पे भी ये डिपेंड करता है। अगर आप वैल्यू फॉर मनी लगेंगे किसी को जी, तो आपके साथ ये चीज़ें बहुत कम होंगी। नहीं तो नहीं बोला जा सकता, होंगी, लेकिन बहुत ही रेयर चांसेस है। अगर आप वैल्यू फॉर मनी फील होगा आपके क्लाइंट्स को जी, तो आपके साथ ये दिक्कत नहीं आने वाली है मेरे हिसाब से। मेरे साथ तो ऐसी दिक्कतें 90% टाइम नहीं आती है, 10% तो आती है। वो तो यूनिवर्सल ट्रूथ ट्रेंड है सर, ट्रेंड है हमारे फील्ड में। जी। तो आपको सब फील आ जाता है। अब तो 11 साल हो गए, 10-11 साल हो गए, सक्सेसफुल 10-11 साल हो गए। अब शुरुआत में पता चल जाता है कि ये 80% के बाद वाला हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, हमें पता चल जाता है। वो जो एक्सपीरियंस है, जो साइकोलॉजी है, वो तो वहीं से पहले ही मीटिंग में समझ में आ जाता है। कितना अपसेटिंग होता है सर लेकिन ये? अपसेटिंग तो बहुत होता है, क्योंकि हम खाली एक प्रोफेशनल अपने कमाई के लिए नहीं है, हार्ट से अगर अपन अपने दिल से डिज़ाइन कर रहे हैं और उसको एग्जीक्यूट करने में बहुत मेहनत करते हैं हम लोग जी, तो उसमें अगर आउटपुट भी आपको अगर नहीं मिलेगा तो आपको तकलीफ तो बहुत होती है। सर कुछ ऐसे आर्किटेक्ट्स हैं जिनको इस प्रोफेशन में 35, 40, 45 साल तक हो गए, उनका मैंने जब इंटरव्यू किया तो ये बात मैंने उनसे पूछी कि क्या कुछ ऐसे कानून बनने चाहिए, क्योंकि डॉक्टर्स जो हैं उनकी रक्षा सुरक्षा के लिए, उनके अर्निंग्स को सिक्योर करने के लिए कानून बने हैं। क्या आर्किटेक्ट्स के लिए भी ये बनना चाहिए? क्या इंटीरियर डिजाइनर्स के लिए भी बनना चाहिए? आप क्या सोचते हैं? अब कानून तो देखिए, हमारे भारत देश में कानून बनाया ही वकीलों ने है। तो ये तो कानून बनाना, इसका मेरे ख्याल से बहुत अच्छा सॉल्यूशन तो नहीं है, क्योंकि इतने ऑलरेडी कानून हैं
जी। क्या होता है, आप तो देख ही रहे हैं कितने जी। पेंडिंग केसेस हैं हमारे जी। कोर्ट में। जी। तो उससे कभी भी हमारे देश में आउटपुट तो नहीं निकला है किसी भी फील्ड में, जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है। बिल्कुल बिल्कुल। तो कानून ऐड करना इसका सॉल्यूशन तो मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता है। क्या सोल्यूशन है? इसका सॉल्यूशन ये है कि आप प्रॉपर एग्रीमेंट करिए, और आप कुछ डिजाइनर्स इस फील्ड में ऐसा भी करते हैं कि ट्रुथ नहीं बताते, हाँ। क्लाइंट्स को अंधेरे में रखते हैं जी। कि आपका इतने में, इतने हो बजट जाएगा। में काम हो जाएगा, लेकिन वो काम करते करते डबल ट्रिपल यहाँ तक के फिगर्स एक्सीड कर जाते हैं। बिल्कुल। तो वो हमारे प्रोफेशन में अगर लोग करने से बचेंगे तो ये प्रॉब्लम भी कम आएगा। बहुत अच्छी बात बोली सर। व्हाट्स योर थॉट ऑन ग्रीन आर्किटेक्चर? ग्रीन आर्किटेक्चर, मेरा थॉट तो ये है कि ग्रीन आर्किटेक्चर हमारा था ही ऑलरेडी हमारे इंडिया में। आप हमारे जो पुराने हवेलियां देख लीजिए, मंदिर देख लीजिए, आज तक एग्जिस्ट कर रहे हैं विदाउट कोई भी प्रकार का डिस्टर्बेंस, इन्वायरमेंट में डिस्टर्बेंस किए बगैर, जी, हार्म किए बगैर। तो ये ग्रीन आर्किटेक्चर जो शब्द है ये वेस्ट से आया है। उनके यहाँ ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी, या अभी वो रिवाइव कर रहे हैं जिससे कि ये ग्रीन आर्किटेक्चर डेवलप करे। हम अगर अपने पास्ट को ही, अपने पुराने बिल्डिंगों को ही अच्छे से अगर स्टडी करके उसको इंकॉर्पोरेट करें अपने डिज़ाइन में, मॉडर्न डिज़ाइन में, जी, तो ये ग्रीन आर्किटेक्चर ऑलरेडी हमारे आर्किटेक्चर फील्ड में हम लोग बहुत ही ब्लेस्ड हैं। सर वास्तु के बारे में क्या सोचते हैं? वास्तु के बारे में तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि वास्तु बहुत ज़रूरी है। क्योंकि वास्तु जो है, इट्स ऑल डिपेंड्स अपॉन द एनर्जी ऑफ द स्पेस। राइट। तो अगर आप किसी भी पॉजिटिव एनर्जी या जहाँ पे आपको खुशी मिले या आपको हैप्पीनेस मिले, ऐसे स्पेस में अगर आप जाएंगे तो आप अच्छा काम करेंगे, अच्छा आपके साथ होगा जी। और नेगेटिव स्पेस में अगर जाते हैं या तो आप वाइस वर्सा, वो आपके साथ एक्सपीरियंस वैसा आएगा आपको, वैसा एक्सपीरियंस आएगा। जी। तो वास्तु तो एक्चुअली जो है क्लाइमेटोलॉजी के हिसाब से ही है जो हमारा वास्तु है, प्लस एस्ट्रोलॉजी और क्लाइमेटोलॉजी का मिक्सचर है जी। तो हमें वास्तु तो फॉलो करना ही चाहिए और बेनिफिशियल भी है। तो सर ऐसे वास्तु स्पेशलिस्ट जो आते हैं और नारियल फोड़ के बता देते हैं कि इस घर में कौन सी दिशा में क्या गड़बड़ है, सर उनके बारे में क्या सोचते हैं आप? अब सबका अपना अपना नारियल प्रोफेशन है वो भी अपना प्रोफेशन है, उनकी भी जीवन उसी चीज से चल रही है, तो मैं उन पे कोई भी कमेंट नहीं करना चाहूँगा। लेकिन उसको जो क्लाइंट है उनको ये सोच समझ के कि प्रॉपर कैसे, कौन एक्सपीरियंस है, कितना लर्नेड है और किससे अपन कंसल्ट करें, ये क्लाइंट का पार्ट है। जी सर, जब हम आर्किटेक्चर की बात करते हैं तो एक उसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट एलिमेंट जो आता है वो आता है कि जिस किस्म के प्रोडक्ट्स लगाए जाते हैं या जिस किस्म के प्रोडक्ट्स उस स्ट्रक्चर को बनाने में लगते हैं। अब एक तरफ एक ऐसा प्रोडक्ट जो नामी गिरामी प्रोडक्ट है और उसका एक ब्रांड एंडोसर है जो एक क्रिकेटर है या एक फिल्म स्टार है, और उनके बड़े बड़े स्टोर्स हैं और बड़ा नाम है, बड़े होर्डिंग है, बड़े बहुत सारी ब्रांडिंग है। और एक तरफ एक ऐसा प्रोडक्ट है जो क्वालिटी एट पार है और लेकिन उसकी कोई पब्लिसिटी नहीं होती है, वो कंपनी के पास उतने बजट्स नहीं है कि उस फिल्म स्टार या क्रिकेटर को हायर करे। पर आपके पास जब ये चुनाव आता है कि आप दोनों में से क्या चुनें, दोनों प्रोडक्ट्स में से किसको चुनें, आप किसका चुनाव करते हैं? ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपका, और यहाँ पे हम लोग एज अ आर्किटेक्ट या एज अ इंटीरियर डिज़ाइनर हमारा रोल बहुत इम्पोर्टेंट है जी, कि हम उस प्रोजेक्ट में जो प्रोडक्ट हैं, जो फिनिशिंग मटेरियल है या जो भी उसका जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल है जी, उसको वेरीफाई करें, टेस्ट करें, हमें प्रॉपर उसके
जो सर्टिफिकेशन के लिए जो उसके जो पैरामीटर्स हैं जी वो हमें पता होने चाहिए एज अ प्रोफेशनल। और उसके बाद अगर हम सही ब्रांड सेलेक्ट करके जी अगर अपने क्लाइंट के 2 पैसे बचाने में हेल्पफुल होंगे जी। तभी वो हमें बार बार रिकमेंड करेंगे और हम हमारे प्रोफेशन में इस प्रोफेशन में आने का मतलब है। कितनी खुशी होती है जब आप किसी के घर के वास्तु में जाते हैं, लोग आपको मिलवाते हैं कि इन्होंने हमारा घर बनाया, और फिर लोग तारीफ़ें करते हैं कि इन्होंने हमारे आपने जो इनका सपना था वो पूरा किया, बहुत अच्छा घर बनाया, और फिर वहाँ पे किसी के घर का काम मिल जाता है, कितनी खुशी मिलती है। नहीं, वो तो देखिए हमारा काम है परिश्रम करते रहना और जी फल की चिंता नहीं करना, ये हमारा मेरा सिद्धांत है। जी। तो ये तो ऑन कैमरा बोल रहे हैं, ऑफ कैमरा फल की चिंता कितनी होती है? बिल्कुल होती है। बहुत बढ़िया सर जी। तो बिल्कुल होती है क्योंकि हमें अपना स्टाफ भी चलाना है, ऑफिस भी चलाना है, तो उसके लिए तो वो जरूरी है ही कि हमें रेगुलर प्रोजेक्ट्स मिलते रहें और हमारा ऑफिस भी चलता रहे जी। तो पर बिल्कुल खुशी, आई एम श्योर अप्रिसिएशन की खुशी तो मिलती होगी। वो तो अनरिप्रेसिबल है जी। और उसे मतलब शायद हम उसी लिए काम कर रहे हैं सर इस प्रोफेशन। आपकी फैमिली आपके इस काम को, इस परिश्रम को, इस मिलने वाले रिकग्निशन को किस तरह से देखती है, कितना अप्रिशिएट करते हैं? काफ़ी अप्रिशिएट करते हैं फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स और जो भी नियर एंड डियर वंस हैं। काफ़ी इसी फील्ड के नाम से ही हमें जानते हैं लोग, और आजकल जो है कहीं भी हम जाते हैं, किसी फंक्शन में भी जाते हैं तो हमसे सजेशन लेने के लिए लोग रेडी रहते हैं। तो ये देख के अच्छा भी लगता है, कई बार इरिटेटिंग भी होता है कि हम किसी के फैमिली फंक्शन में गए हैं और ये अपने किसी बिल्डिंग को लेके हमसे इंक्वायरी कर रहे हैं, तो कई बार अनोइंग भी है लेकिन अच्छा लगता है, प्राउड लगता है कि हम अच्छे फील्ड में काम कर रहे हैं और अच्छा नाम कमा रहे हैं। अच्छा नाम कर रहे हैं। सर अब क्योंकि इट्स बीन, गॉड हैव बीन काइंड, 10-11 साल सक्सेसफुल रहे हैं, काम अच्छा चल रहा है, परिवार में एवरीथिंग इज़ ग्रेट, थिंग्स आर नाइस। आगे क्या, किस किस्म के प्रोजेक्ट्स करना चाहते हैं आर्किटेक्ट शुभांकर तमराकर? एक्चुअली मैं जो है चाहता हूँ कि विकसित भारत जो मोदी जी भी बोलते हैं, और मैं ये बचपन से शायद मेरी मम्मी ने ऐसी परवरिश दी है कि पेट्रियाटिज़म बहुत ही है हमारे अंदर में, हमारे सब सिबलिंग्स में। तो मुझे ऐसा लगता है कि मोदी जी, हम कभी फॉरेन जाते हैं दुबई या सिंगापुर तो देखते हैं वहाँ की सड़कें कितनी साफ़ सुथरी, बहुत ही मतलब जो है पेडेस्ट्रियल के लिए अलग रास्ता जी साइकिल ट्रैक, लैंडस्केपिंग, उनके पार्क्स जी। और जो अर्बन स्पेस है, पब्लिक स्पेस है, वो काफ़ी क्वालिटी में हमारे से काफ़ी ऊपर है जी। तो मैं चाहता हूँ कि जो हमारा विकसित भारत कैसे होगा, तो विकसित भारत के लिए हमें अपने पब्लिक स्पेसेस, शहरों को उसी ढंग से तैयार करना होगा या उससे और बेहतर ढंग से तैयार करना होगा। मैं उस दिशा में काम करना चाहता हूँ और इसलिए मैं अभी नए रायपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी में अपना कंट्रीब्यूशन भी कर रहा हूँ एज अ प्रोफेशन जी। और मैं अभी जो आप रिसेंट में काफ़ी प्रोजेक्ट सुन रहे होंगे उसमें मेरा भी कुछ कंट्रीब्यूशन है जी नए रायपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी में। और मैं विकसित भारत और स्मार्ट सिटीज़ के तरफ ज़्यादा काम करना चाहता हूँ, अर्बन प्लानिंग, अर्बन डिज़ाइनिंग में, अर्बन डिज़ाइनिंग। सर एक चीज़, क्योंकि मैं नागपुर से हर हफ्ते रायपुर आता हूँ, यहाँ पर एक इंटरव्यूज़ करता हूँ आर्किटेक्ट्स के, इंटीरियर डिज़ाइनर्स के। मुझे पता है सर आने वाले कुछ समय में ये सिलसिला रुक जाएगा मेरा, मैं एक अलग शहर की तरफ बढ़ूँगा, लेकिन मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ क्योंकि आप दुर्ग, रायपुर से आप ज़मीनी तौर पे जुड़े हैं, यहाँ पर बड़े हुए हैं, पढ़ाई यहीं पर हुई है, काम यहीं पर कर रहे हैं, सक्सेसफुल हैं, नामी हैं, इंस्पायर करते हैं युवाओं को भी। सर रायपुर ने, नवा रायपुर को उस तरह से एक्सेप्ट नहीं किया अभी तक, आपको लगता है ऐसा हुआ है? और अगर नहीं, अगर हुआ है तो क्यों हुआ है? एक्चुअली ये रायपुर के एक्सेप्टेंस की बात नहीं है, ये पूरे स्टेट के एक्सेप्टेंस की बात है।
और जो नया रायपुर है वो पूरे स्टेट का कैपिटल है। जी रायपुर का कैपिटल नहीं बनना है उसे, जी। पूरे छत्तीसगढ़ स्टेट का कैपिटल बनना है उसे। तो रायपुर को तो तकलीफ हो रही है कि उसके हाथ से कैप्टेंसी निकल के नए रायपुर के पास जा रही है जी। तो तकलीफ है रायपुर को जी। इसलिए शायद वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है रायपुर। लेकिन नया रायपुर बहुत तेजी गति से आगे बढ़ रहा है। बिल्कुल। और छत्तीसगढ़ का कैपिटल सिटी होने के साथ साथ वो इंडिया का वन ऑफ द वेल प्लान्ड सिटी में शुमार है। क्या बात है सर। अब आगे क्या, व्हाट्स इन द बकेट लिस्ट? नया रायपुर के लिए बहुत सारा काम हो रहा है, बहुत सारे रेसिडेंसेस के काम कर रहे हैं, कमर्शियल स्पेसेस के काम कर रहे हैं। आगे क्या पर्सनली लाइफ में क्या क्या है बकेट लिस्ट में जो करना है, और प्रोफेशनली क्या क्या है बकेट लिस्ट में? प्रोफेशनली अपन पहले डिस्कस कर सकते हैं कि जो मैंने कहा विकसित भारत और जो स्मार्ट सिटीज़ में अपना कंट्रीब्यूशन देने का है। मैं चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ के हर डिस्ट्रिक्ट हेड या तहसील या ब्लॉक लेवल के सिटीज़ में जो अर्बन स्पेस है उसको कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, ये मैं कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ अपने साइड से। बिल्डिंग तो हम स्मार्ट बना ही रहे हैं, बहुत सारे आर्किटेक्ट्स हैं जो बिल्डिंग को बहुत बढ़िया डिज़ाइन कर रहे हैं, इंटीरियर्स कर रहे हैं, लेकिन पब्लिक स्पेस का क्या? उसके लिए काम करने वाले लोग मुझे अभी भी कम दिख रहे हैं। बिल्कुल। तो मैं उसमें ज़्यादा कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ। तो ये प्रोफेशन में ये तो बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है। मुझे लगता है कि खाली छत्तीसगढ़ नहीं, इसके बाद हम स्टेट की बाउंड्रीज भी क्रॉस कर सकते हैं बहुत आसानी से, क्योंकि इसका पूरा डिमांड पूरे इंडिया में है। अगर 2047 तक अगर इंडिया को डेवलप कंट्री बनाना है तो जी बिल्कुल। पहला प्रोफेशन, और दूसरा जो पर्सनल गोल्स है कि मेरा ये मानना है कि काम तो होगा ही जी, हम करें या कोई और करे जी, लाइफ को रेगुलर बेसिस पे हमें एंजॉय करना चाहिए, फैमिलीज को टाइम देना चाहिए, और जो है हमारे आसपास जो फ्रेंड्स हैं और कोवर्कर्स हैं हमारे साथ जी, उनको भी स्ट्रेस में ना डालते हुए और ये चीज़ें जो है फ्री करते हुए उनको भी कंट्रीब्यूट करने के लिए मोटिवेट करना चाहिए, पर्सनल लेवल के अलावा भी पब्लिक लेवल पे भी। बिल्कुल, सोशल लेवल पे। सर अगर ये मेरा आखिरी सवाल होगा कि अगर डिज़ाइनर्स की, आर्किटेक्ट्स की सुनहरी किताब लिखी जाती, उस किताब के सुनहरे पन्ने पर सुनहरे अक्षरों में ये नाम लिखा जाता, आर्किटेक्ट शुभांकर ताम्रकर, तो उसके नीचे आप क्या ऐसा लिखते? कौन सी ऐसी बात, कौन सा ऐसा थॉट, कौन सी ऐसी बेस्ट प्रैक्टिस जिस पर आपका विश्वास है, क्या ऐसा लिखते जिसे पढ़ने के बाद लोग उसे याद करते, इंस्पायर होते, फॉलो करते? कोई एक बात जिस पर आपका पूर्ण तरीके से विश्वास है। ये थोड़ा सिलेबस के बाहर हो गया सर। सिलेबस के बाहर ऐसा कुछ सोचा नहीं इतना आगे जी शायद इसलिए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं हार्मनी में रहना चाहता हूँ, नेचर के, अपने इन्वायरमेंट के, अपने आसपास के लोगों के। मैं कुछ अलग से स्पॉट नहीं होना चाहता जी, या किसी को स्पॉटलाइट में नहीं लाना चाहता जी। तो मैं ये चाहता हूँ विथ इन हार्मनी, शुभांकर ताम्रकर आर्किटेक्ट इन हार्मनी विथ एवरीथिंग सो ये जो अपने आप को एडजस्ट करना है, ये जो अपने आप को पूर्ण तरीके से समर्पित करना है, ये बड़ी खूबसूरत थॉट है। और उम्मीद है सर कि ये थॉट उन तक जाए जो अब तक अपने आप की एक जगह बना नहीं पाए, अभी काम कर रहे हैं, सक्सेस मिल रहा है, जीवन में उपलब्धियां मिल रही हैं, लेकिन फिर भी कंटेंट फील करने वाली जो भावना है वो अब तक उनके अंदर नहीं आई है। लेकिन मुझे आपसे बात करके इस बात पे तो विश्वास हो गया कि विकसित भारत सिर्फ एक अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर और अच्छे इकोनॉमी ग्रोथ को ही नहीं बोलना चाहिए। एक विकसित भारत वो भी होगा जब भारत में रहने वाला हर एक भारतीय पूर्ण तरीके से विकसित होगा, कंटेंट होगा और हार्मनी में रहने की कोशिश करेगा।
आप इस शो पर आए, आपने अपना वक्त दिया, हमसे बात की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. Thank you so much, sir. Thank It you, was thank an you very honor much. talking to you. It was an honor meeting you. And trust me, sir, you have been one of my nicest guests on the show. You are an amazing person, sir. Thank you so much. It's my pleasure. Super. आर्किटेक्ट शुभांकर ताम्रकर सर से बात हुई, मुलाकात हुई इन दिस एक्सक्लूसिव एपिसोड ऑफ राज की बात. तो होता ये है कि मैं नागपुर से रायपुर आता हूँ ये शो करने के लिए. सुबह 7 बजे की इंटरसिटी से निकलता हूँ और यहाँ पर पहुँचता हूँ 12, साढ़े 12, 1 बजे. आज तो 1 घंटा और लेट हो गई ट्रेन, तो 2 बजे पहुँचा मैं. लेकिन अमूमन तौर पे जब भी मैं आर्किटेक्ट्स और इंटीरियर डिज़ाइनर्स से मिलता हूँ तो क्योंकि काफ़ी एक्सपीरियंस होते हैं तो थोड़ा सा स्टैचर उनका ज़्यादा होता है और कुछ बातें वो कई बार कह नहीं पाते या कहना नहीं चाहते. लेकिन आज शुभांकर सर से जो मुलाकात हुई वो ऐसा लगा कि दिल से दिल की बात हुई है. हार्ट टू हार्ट टॉक जो बात होती है और खुलकर बात, कोई फिल्टर नहीं, कोई कुछ नहीं. लेकिन जब मैं आज नागपुर से आ रहा था तो बीच में मैं बहुत सारा वक्त इंस्टाग्राम पे भी बिताता हूँ, तो स्टोरीज़ वगैरह बहुत सारे रील्स देखता हूँ, बहुत एंटरटेनिंग है, आपके लिए भी होंगे. कई बार पॉडकास्ट भी देखिए, वो भी बहुत एंटरटेनिंग होते हैं, है ना. लेकिन एक रील मैंने देखा जहाँ पर राधा और कृष्ण एक दूसरे से बात कर रहे हैं और वो क्या बात कर रहे हैं ये मैंने इसका एक स्क्रीनशॉट लिया अपने फ़ोन पे. तो कितने सुंदर कृष्ण जब जवाब देते थे तो कितनी सुंदर बात कहते थे. तो जब राधा ने उनसे पूछा कि कान्हा, मोह और प्रेम में अंतर क्या है, तो कृष्ण मंद मंद मुस्कुराए और उन्होंने कहा, जहाँ मन भर जाए वो मोह है और जहाँ मन भर जाए वो प्रेम है. जहाँ मन जो केवल आकर्षित करे वो मोह है, जो खुद को अर्पित कर दे वो प्रेम है. जो कोई कहे तुम मेरे हो वो मोह है और जो जब ये कहे कि मैं तुम्हारा हूँ वो प्रेम है. बहुत सरल बात है कि ज़िंदगी के पिच पे कई सारे लोग इस बात को इस तरह से भी सोचते हैं कि ये तो साइकोलॉजी की बातें हैं, ये तो बस फिलॉसफी की बातें हैं. और वो आज की प्रैक्टिकल लाइफ में ये सोचते हैं कि अरे ज़िंदगी के पिच पर डट के खड़ा रहना चाहिए क्योंकि सबसे करीबी खड़े होने वाला व्यक्ति विकेट कीपर होता है और वो विकेट कभी भी उड़ा सकता है. लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता. हर कोई क्रिकेट ही नहीं खेल रहा है. इंडिया का नेशनल गेम हॉकी है और मानिए इस बात को कि जो सबसे करीबी खड़ा रहता है ना वो गोलकीपर का सबसे बड़ा रक्षक बनता है और सबसे टीम का तगड़ा खिलाड़ी वहां खड़े रहता है. ये बहुत सारे लोगों को पता नहीं. बहुत सारे लोगों को लगता है कि जो फ्रंट में खेलता है वो सबसे तगड़ा खिलाड़ी होता है. नहीं साहब, जो गोलकीपर के पास खड़े रहने वाला जो आदमी होता है वो सबसे कड़क होता है. तो ये बात बिल्कुल सच है कि अगर हम उस हार्मनी में अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाए तो ये हमारे लिए आने वाले वक्त में एक बहुत बड़ा चैलेंज बनेगा, ना ही पर्सनली, ना ही सोशली, बट प्रोफेशनली भी. उम्मीद है शुभांकर सर की कहानी आपको प्रेरित करे, उनका जीवन, उनका काम, उनका पर्सपेक्टिव आपको मोटिवेट करे कि आप जीवन को, प्रोफेशनल लाइफ को किस तरह से देखें. आपसे फिर होगी मुलाकात इन राज की बात. तब तक आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, व्यस्त रहें, परिवार के साथ एक अच्छा वक्त बिताएं. और अगर आपके परिवार में भी एक ऐसा बेटा है जो अपने पिता की मान को, सम्मान को आसमान तक पहुंचाने की कोशिश करता है, अपनी कोशिशों में दूसरों के सपनों को संजोने की कोशिश करता है और उनके सपनों को इस तरह से लेकर चलता है कि वो उनका नहीं, वो उसका सपना है और उनके सपने को साकार करके वो उनसे बहुत सारा आशीर्वाद पाता है, तो समझिए वो शुभांकर ताम्रकर बन रहा है. अपने बेटे को एक ऐसा शुभांकर बनाएं. जिंदा रहें. जय हिंद.